बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जर्मनी दौरे पर है। आज विदेशी दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री 11 से लेकर 1 बजे तक राइजिंग राजस्थान म्यूनिख इन्वेस्टर मीट में शामिल होंगे और इसके बाद 6:30 से लेकर 8 बजे तक राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट भी होगी। तो कार्यक्रम आपको मिनट टू मिनट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें प्रमुख उद्योगपतियों और लोगों से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बताते चले कि राइजिंग राजस्थान दिसंबर में 9, 10, 11 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है, जहां विकास को लेकर और उन्नत राजस्थान को लेकर ये और प्रशस्त राजस्थान को लेकर ये दृष्टिकोण है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और उसके पहले आपने कोरिया और जापान में भी दौरा देखा था और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब जर्मनी में आपको नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जर्मनी दौरे पर है और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रमुख जो कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात करते हुए इससे पहले जब पहुंचे थे कल, तो राजस्थान से जुड़े हुए लोगों ने उनका जोरदार स्वागत जर्मनी की धरती पर किया था। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज भी होने वाला है। चूंकि टूरिज्म को लेकर बेहतरीन पॉसिबिलिटीज राजस्थान के अंदर है, लिहाजा 6:30 से लेकर 8 बजे तक राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट होगा और म्यूनिख राजस्थान इन्वेस्टर मीट भी है, जो कि 11 से लेकर 1 बजे तक दोपहर में रहने वाला है। तो आज विदेश दौरे का दूसरा दिन आज भी जर्मनी में है और इसके बाद यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए भी मुख्यमंत्री रवाना होंगे। तो लंदन और जर्मनी का दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पार्टनर भी बनाने की सोच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पिछली बार भी जब वो दौरे से वापस लौट के आए थे तो भव्य तरीके से उनकी स्वागत किया गया था। उनका चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट वाली स्माइल थी, क्योंकि जो डील वो क्रैक करने के लिए गए हैं। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की एक समझिए कि एक ये डील ही है, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मान जाते हैं इस दौरे से और वो आके राजस्थान में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दुगना इस बार जीडीपी करनी है। ये टारगेट इस बार बीजेपी का है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहे कि मौजूदा की जीडीपी उसको दुगना करना है और राइजिंग राजस्थान इसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने इन्वेस्टर्स होंगे मार्केट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतने ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट होंगे, जीडीपी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो ये सब एक कड़ी टू कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसीलिए ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है जर्मनी का दौरा। और इसलिए मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हुए आए हैं कि रोजगार के नए आयाम इन्वेस्टर समिट के जरिए हम खोलने की कोशिश करेंगे। कई एमओयू भी साइन हो चुके हैं, कल भी एमओयू साइन हुए। 4000 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है एमओयू साइन करने के साथ इसे धरातल पर उतारने के लिए पूरी यहाँ तक प्रशासनिक फौज भी तैयार है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने शह और मात की रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की बेला, 7 सीटों का खेला, पार्टियों की तैयारी, शुरू हुई दावेदारी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसमें राजस्थान की भी 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 7 सीटों का गणित देखें तो 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन और 1 सीट बीजेपी के पास थी। प्रदेश में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सीटों पर दावेदारी भी शुरू हो गई है। बात अगर दौसा की करें तो दौसा सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक और विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके शंकर लाल शर्मा ने दावेदारी जताई है। आज सरकार हमारी है और इसके अलावा अब कोई मुख्यमंत्री का दावेदारी वाली बात नहीं है, तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग वहीं करेंगे जहां पर उनको करना था। इसलिए अब के में बहुत बदलाव है, बड़ा अंतर है। और राजस्थान के अंदर सरकार जब बीजेपी की है तो काम भी हम बीजेपी करेगी। सभी पब्लिक भी अच्छी तरह जानती है कि हमारा विकास कहाँ पर है। तो इसलिए पिछली बार से कोई अब लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ सोन समाज के, हमारे साथ ओबीसी के सभी लोग सहयोग करेंगे और साथ रहेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। इधर पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रदेश में उपचुनाव में भी बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने 7 सीटों पर जीत का दावा किया है, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जितने काम किए थे, होटल में ले जाना, होटल में बंद करना, प्रस्ताव पास नहीं करना, आए हुए पर्यवेक्षकों को वापस भेजना, 5 साल पूरा सर्कस का नाटक ही चलता रहा। तो उससे राज्य की जनता पूर्णतः दुखी है और उसके बाद में सरकार बदली है। इन 5 जो 6 स्थान पर चुनाव होने वाले हैं,
एक अभी निधन के कारण से रिक्त हो गया, 7 जो चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में जनता को पश्चाताप था कि हमने कांग्रेस को क्यों जिता दिया। अब ये स्थान खाली हुए हैं तो इन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों के सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हैं। वहीं 2 विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। चौरासी विधानसभा सीट बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूंबर विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बहरहाल कुछ ही दिनों में प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशियों के नामों के पैनल को लेकर एक बैठक की, जिसमें नामों पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर कई बैठकें कर चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आज से भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का शुरुआत होने जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान में भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी होती है और इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है और 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से ज्यादा देशों की भागीदारी यहां पर होने वाली है। आज खास दिन दिल्ली में आज से भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होने जा रही है। यह कार्यक्रम प्रगति मैदान में होगा, मंडपम में होगा और प्रधानमंत्री मोदी इसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। 18 अक्टूबर तक आपको बता दें खास कार्यक्रम चलने वाला है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर पर है, साथ ही टेक्नोलॉजी पर है। इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है तो बड़ी बात देखिए ये है, जो यूएसपी इस पूरे कार्यक्रम की वो ये है, जो फोकस पूरा कार्यक्रम पर रहेगा वो ये है कि 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती हैं, जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से ज्यादा देशों की भागीदारी इसमें होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, उद्घाटन करेंगे भारत के सबसे बड़े टेक शो इंडिया, जिसका नाम है मोबाइल कांग्रेस। उसकी शुरुआत होने जा रही है प्रगति मैदान में, मंडपम में इसकी शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी। ये कार्यक्रम 18 अक्टूबर तक चलना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस खासतौर पर जो टेलीकॉम सेक्टर है और जो टेक्नोलॉजी है उस पर होता है और इस बार जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है तो हमें 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी आपको डिटेल्स मिल सकती हैं और जाहिर तौर पर देश इंतजार कर रहा है कोई खास अपडेट का, डेवलपमेंट का 6G को लेकर, क्योंकि 5G की सुविधा तो आप लोग ले ही रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन देखने को 5G को लेकर मिल सकता है। कहीं कहीं दिक्कतें हैं, लेकिन 6G के डेवलपमेंट के अपडेट को लेकर माना जा रहा है कि डिटेल्स मिल सकती हैं इस कार्यक्रम में। और बड़ी बात यह है कि इसमें 900 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं। न सिर्फ 900 स्टार्टअप बल्कि 120 से ज्यादा देशों की भागीदारी भी इसमें होगी। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहने वाला है। दूसरे दिन भी 2 घंटे काम नहीं करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विरोध जताएंगे रेजिडेंट डॉक्टर और एसएमएस मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट के समर्थन में कार्य बहिष्कार है। डॉक्टर्स की हड़ताल से जाहिर तौर पर चिकित्सा व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। कल भी आपने देखा था घंटों घंटों यहाँ पर मरीज इंतजार कर रहे थे और आज भी कुछ वैसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर आप रुक कर रहे हैं
सरकारी हॉस्पिटल का, तो जरा ये खबर ध्यान से देख लें। चूंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार कोटा में आज भी जारी रहने वाला है। आज उनके कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। 2 घंटे का आज भी कार्य बहिष्कार रहेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक विरोध दर्ज कराएंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। दरअसल पुरानी कुछ मांगे हैं जिनको अमली जामा नहीं पहनाया गया था, कुछ एग्रीमेंट्स थे और उसी को लागू करने की बात यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं। लिहाजा ये हड़ताल, यूं कहे कि कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। इस पीक सीजन में जबकि आउटडोर में पांव रखने को जगह नहीं है, इतने पेशेंट्स हैं, इस पीक पीरियड में स्ट्राइक करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है। ओपीडी में लगी लंबी लंबी कतारें। मरीजों की परेशानी भी समझो सरकार। पिछले 1 हफ्ते से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही हड़ताल पर हैं। वहीं दूसरी तरफ इन डॉक्टर्स के साथ प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी कदम से कदम मिलाने लगे हैं, जिसका असर दिखाई भी देने लगा है। प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सोमवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और ये स्ट्राइक पिछले 7 दिनों से लगातार जारी है और इसके चलते अब एसएमएस अस्पताल में मुश्किलें जो हैं वो इस लिहाज से बढ़ने लगी है क्योंकि मरीजों की भीड़, चूंकि मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है और उसके चलते मरीजों की भारी भीड़ जो है वो ओपीडी में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मेडिसिन ओपीडी में है और यहाँ पर देख सकते हैं पैर रखने तक की जगह जो है वो नहीं है। एक तरफ मौसमी बीमारियां जहां मरीजों को अपनी चपेट में ले रही हैं, तो वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल परेशानी बढ़ा रही है। कोटा में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार किया। इस दौरान अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ा गई। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जो बड़ी संख्या में मरीज हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। अस्पताल के न्यू बिल्डिंग की जो ओपीडी के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है मरीज और उनके परिजन इलाज करवाने के लिए आए हैं। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स के 2 घंटे कार्य बहिष्कार के चलते उनकी परेशानियाँ फिलहाल कम नहीं होती जा रही है। आधा घंटा हुआ था मेरे को। किस तरह की परेशानी आ रही है? सांस में तकलीफ है, बुखार है, हाथ आप जानना चाहते हैं आज नहीं परेशानी नहीं, आप बताओ। ऐसे कुछ नहीं, हल्का सा बुखार आता है अंदर से। बात अजमेर की करें तो यहाँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर ने एसोसिएशन के ऐलान पर 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया। अजमेर में इन दिनों डेंगू पैर पसार रहा है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार ने मरीजों की संख्या में इजाफा किया। यहाँ मरीजों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, जिसमें बच्चे और बुजुर्ग खासे परेशान दिखे। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कोलकाता में हुए अत्याचार के बाद ही राजस्थान की जो समस्याएं थी उनको लेकर जो है ये हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। 2 घंटे कार्य बहिष्कार के बाद आपको तस्वीरें जो है संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की दिखाना चाहूँगा। सैकड़ों की संख्या में मरीज हैं, वो कतारबंद होकर यहाँ पर खड़े हैं और 2 से 3 घंटे सभी मरीजों को यहाँ पर जो है इंतजार करते हुए हो गए हैं। को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को अंदर नहीं जा रहे, सुनता ही नहीं है यहाँ पे। बहुत मुसीबत हो रही है, मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत मुसीबत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जो है जानकारी लेते हैं। क्या सुनवाई नहीं हो रही है आपकी, क्या बात हो रही है? जल्दी सुनता ही नहीं है। अब देखो 8 नंबर है, कोई इमरजेंसी जल्दी सुनता ही नहीं, इमरजेंसी को जल्दी देखूं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली हड़ताल को खत्म हुए 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स 8 अक्टूबर से एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए,
समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किया जाए, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को एचआरए दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती निकाली जाए। कॉलेजों में जिन डिपार्टमेंट में पीजी होती है उन सभी में जेएस, एसएस पद बनाए जाए। अकादमिक और गैर अकादमिक एसआर की तनख्वाह की कमियां दूर की जाए। इन सर्विस डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद उनकी वेतन वृद्धि पदोन्नति पीजी पास आउट डॉक्टर्स की तरह हो। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। ऐसे में भले ही फिलहाल इमरजेंसी सेवाओं पर इसका असर ना पड़ रहा हो, लेकिन डॉक्टर्स के बयानों और तेवरों से साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके समर्थन में प्रदेश के दूसरे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, वो अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे खबर अब अलवर से बताते हैं, जहां अलवर सदर थाना क्षेत्र के तुलेड़ा निवासी युवक की दिल्ली में पुलिस कस्टडी में मौत पर आक्रोश थमने का नाम ही नहीं है। देर रात परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस साइबर फ्रॉड के मामले में टीकू और टेंडा को 10 अक्टूबर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। जैसे युवक की मौत की जानकारी परिजनों को मिली, ग्रामीणों को मिली, तो वो आक्रोशित हो गए। जैसा कि आपने भी अपने थोड़े से पिट्स एंड बाइट में दे दिया, साइबर द्वारका की टीम जो है वो 10 तारीख को सदर थाने के अंदर आई थी और उन्होंने एक पर्टिकुलर मुलजिम, टिंडू नाम का जो मुलजिम था, उसके लिए हमसे मदद मांगी थी, इमदाद मांगी थी, जिसके अंदर उसको जो है दस्तयाब करके उनको हैंडओवर किया गया, जिसका लीगल पूरी तरीके से उन्हें रोजनामचे वगैरह में रपट भी डाले। आज इनके परिजनों के पास में इंफॉर्मेशन आई है कि उसकी डेथ हो गई है। अब डेथ के क्या कारण रहे हैं, क्या नहीं रहे हैं, वो सारी बात तो जैसे ही वहाँ पर जाया जाएगा तो पता चलेगा। घर वालों का जो प्राइमा फेस है, क्योंकि हम लोगों का थाना तुलेड़ा के लिए जो सदर का थाना है वो मेन थाना पड़ता है, तो इनके जितने भी ग्रीवेंसेस थे और जितने भी इश्यूज थे उसको हमने सुना और इनकी जो जो चीज़ें थी उसके ऊपर इनको एक्सप्लेन करके समझाइश करके इनको भेजा गया। तो पुलिस कस्टडी में मौत का ये पूरा मामला है। परिजन देर रात तक रोते रहे, बिलखते रहे, कई सारों ने धरना भी दिया साथ में। पैसा भी मांग रहा मेरा पे, तो भाई मेरा सोता उठा लेगा, मन से बात भी ना करी उनने। अरे पुलिस का ले आया, थाना का लाया, अरे यही थाना का नंबर वादियों कहाँ लेगा जन, मेरा पता ही ना लगाया। थाना भी था अपना, संबंधित थाने की पुलिस भी गई साथ में और लेके आई और यहाँ से इन्होंने रपट डाल के और जो है उसको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके बाद में वहाँ से उसके फादर के पास फोन आया है आज के बोलो उसकी डेथ हो गई है। भाई माप लो ऐसा, चुपचाप आई पुलिस और ड्रंक पास खड़ो, सब बेरवानी भी खड़ी, अपने अपने घर देख रही, पुलिस आ गई और गर्दन पकड़ के गाड़ी में पटक लेगा पकड़ के। हमको तो निष्पक्ष जांच चाहिए और हमारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो ये 20 मोहम्मद 20 अधिकारी है, ये थाना वाले गए, इनके सुपुर्द में आया है वो। तो जैसलमेर के गीता आश्रम बस्ती के एक भूखंड पर नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की कार्रवाई के विरोध में सोमवार को देर रात तक जमकर बवाल हुआ। जिस परिवार को भूखंड से हटाया गया उसके महिला पुरुष सदस्यों ने पहले कार्रवाई का विरोध किया और बाद में इसी परिवार का एक सदस्य पास में स्थित एक टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े हुए शख्स की एक तस्वीर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं और जिसे उतारने में पुलिस और नगर परिषद सहित अन्य अमले को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। टावर से नीचे उतारकर युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध करते हुए लोगों की पुलिस और परिषद के अमले में कई बार बहस भी हो चुकी है इस मामले में। अब मेरे पुश्तैनी प्लॉट है, 2 बार इसका अनशन पे बैठे, निवारण हो चुका था नगर पालिका में, कलेक्टर साहब थे तब सतीश त्यागी, तब वो निवारण हुआ था इसका बोला कि इसको पट्टा दिया जाए। वो प्रशासन गया, दोबारा प्रशासन नहीं आया, फिर वही नई रामायण, फिर दोबारा मेरे को बोला कि मीटिंग में रखेगा, निर्णय करेंगे।
बोर्ड मीटिंग रखी। बोर्ड मीटिंग में मुझे ये बोला गया कि आपको नहीं हटाया जाएगा। बोर्ड मीटिंग की कॉपी पड़ी। उसके बाद मेरे को बोला कि सब पार्षदों के साइन करवा के ला। मैं साइन करा के लाया, पार्षदों के सभी के साइन करा के लाया, सभी पार्षदों के। तो भी मेरे को विश्वास दिलाया गया कि आपको नहीं हटाएंगे। आज मैं घर पे भी नहीं था। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत गीताश्रम का प्लॉट था, इस पे बबरू राम ने जो कब्जा कर रखा था उसको हटाने के आदेश थे, और उसके हटा के और मोहिनी देवी जिसने हाईकोर्ट में रेट लगाई थी उसको कब्जा सुपुर्दगी के आदेश थे। तो उसी के तहत हमने कार्रवाई की थी और कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। वैसे खाली भी करा दिया हमने।